नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खास खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में अब सरकार मनाएगी। 22 से 30 मार्च तक नारी शक्ति उत्सव चलेगा। प्रत्येक जिले में देवी उपासना का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता रहेगी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित होंगी समितियां। कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। दरअसल भाजपा एक तीर से 2 निशाने भी साध रही है। जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का आशीर्वाद मिला, लिहाजा मां भगवती की श्रद्धा के मौके पर बीजेपी इस आयोजन के माध्यम से अपने एक मुश्त वोट बैंक को और पुख्ता करना चाह रही है। तो नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में अब सरकार मनाएगी। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। 22 से 30 मार्च तक नारी शक्ति उत्सव चलेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवी उपासना कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता रहेगी। तो ये बड़ा फैसला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगे और इस संबंध में कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बड़े स्तर पर तैयारी है चैत्र नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने की। ये सरकार का बड़ा फैसला है। नारी शक्ति उत्सव के रूप में अब नवरात्र को मनाया जाएगा, जहां 22 से लेकर 30 मार्च तक नारी शक्ति उत्सव चलेगा और इस दौरान प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, देवी उपासना की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि बड़े स्तर पर आयोजन हो सके। जो श्रद्धालु हैं वो इसमें भाग ले सके, बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाओं की सहभागिता इसमें हो सके, ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में बड़े स्तर पर क्योंकि ये आयोजन है तो सभी जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे खिले हैं कि सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है उनकी नवरात्र को खास बनाने के लिए। खास तौर से महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है जो कि इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित हैं। नवरात्रि के लिए हर कोई उत्साहित होता है, महिलाओं में खास जोश होता है और ऐसे में सरकार का ये जो फैसला है कि इसे किस तरीके से नारियों को समर्पित करते हुए इस पूरे नवरात्र को मनाया जाएगा और उसके लिए महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस फैसले के संबंध में अब जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों का पालन शुरू कर दिया गया है। तो नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, इसकी बड़ी तैयारी है। सरकार की तरफ से यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का आशीर्वाद धामी सरकार को मिला और ऐसे में अब महिलाओं के बारी है कि उनको कहीं ना कहीं इस खास नवरात्र के मौके पर उनको एक तोहफा दिया जाए और नारी शक्ति उत्सव के रूप में क्योंकि अब इसको मनाया जाएगा तो अपने आप में खास रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से तैयारियां होंगी अब, क्योंकि बड़ा फैसला हो चुका है और अब फैसले को लेकर धरातल पर क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से महिलाओं के चेहरे खिले इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ कई सिद्ध पीठ हैं। माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी, नैना देवी का यहाँ मंदिर है और टिहरी में भी माँ का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। जहाँ तक आपने आयोजन की बात की तो सचिव संस्कृति विभाग हरीशचंद्र सेमवाल ने आज ही 1-1 लाख रुपए प्रत्येक जिलाधिकारियों को संस्कृति विभाग के बजट से रिलीज कर दिया है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में जहां भी मां दुर्गा की आराधना उपासना हो रही है उसे व्यापक स्तर पर मनाएं और अपने स्तर से भी कुछ प्रयास करें। देखिए, राज्य सरकार एक तीर से 2 निशाने साध रही है। जैसा कि बहुत साफ है, हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा का मुख्य एजेंडा है और उसके साथ साथ एक ऐसा त्योहार है जो मां शक्ति के, मां दुर्गा की उपासना का मौका है। तो लिहाजा
उसका हिंदुत्व का एजेंडा भी बरकरार है, और दूसरा इस त्योहार का जब सरकारी आयोजन होगा तो बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट करेंगे। हालांकि हर एक व्यक्ति अपने घर में, अपने निकटतम मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन करता है, जो 9 दिन तक चलता है और 10वां दिन रामनवमी का होता है। तो राज्य सरकार एक तीर से 2 निशाने साध रही है, और एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि जो माँ शक्ति, माँ दुर्गा स्वरूप नवरात्रि ये आएंगे 9 दिन के, इसमें राज्य सरकार भी महिलाओं के सम्मान में, उनकी पूजा पाठ में अपनी भी भूमिका को अदा कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, देवी उपासना की भी तैयारी है और इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि नवरात्र जो है खास माना जाता है और हिंदू धर्म में खास तौर से इसे बड़े ही उल्लास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ लोग मानते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका किस तरीके से इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं उनकी मिल रही है? जी देखिए, अभी ये चूक कुछ देर पहले का ही निर्णय है, तो महिला श्रद्धालुओं से या पर्यटकों से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि 9 दिन की जो आराधना उपासना है उसमें जब सरकार की मदद होगी, मुख्यमंत्री जी की सीधी निगाह होगी, तो उसका एक व्यापक असर दिखता है। मंदिरों में साफ सफाई, व्यवस्था दुरुस्त हो, पुलिस लगातार निगरानी पर रहे ताकि श्रद्धालुओं को जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश है। बिल्कुल, एक सकारात्मक संदेश इसके माध्यम से जाएगा। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक है। आबकारी नीति पर मोहर लगने की संभावना है। इस दौरान निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड पर भी फैसला संभव है। एक दर्जन दूसरे प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आएंगे। तो आज ये कैबिनेट बैठक जिस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आबकारी नीति पर मोहर लगा सकती है कैबिनेट। इसी के साथ साथ निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड पर भी फैसला संभव बताया जा रहा है। और भी 1 दर्जन करीब फैसले हैं जिनको आज इस कैबिनेट बैठक के जरिए लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो सुदीप हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक और आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, संभावना भी है कि मोहर लग सकती है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज आबकारी नीति पर मोहर लगेगी क्योंकि 30 तारीख को एग्जिस्टिंग ठेकों का समय खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले खटीमा से पंतनगर के लिए रवाना हो गए थे और वो स्टेट प्लेन से जॉली ग्रांट और फिर जॉली ग्रांट से हैली या सड़क मार्ग से आ सकते हैं क्योंकि मौसम आज ठीक नहीं है, तेज हवाएं और बारिश हो रही जिससे टर्बुलेंस हो रहा है। जहां तक आपने कैबिनेट का जिक्र किया है, कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति, वन, कृषि और ग्राम विकास से जुड़े मुद्दे हैं, पर सबसे ज्यादा निगाह आबकारी पर है। आबकारी विभाग को 4000 करोड़ रुपए का टारगेट दिया वित्त विभाग ने और उसी टारगेट के हिसाब से नई नीति ड्राफ्ट हुई है। हमारे जानकार ये बताते हैं, हालांकि कैबिनेट में मसला आना है, गोपनीय विषय है, लेकिन सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि राज्य में शराब सस्ती हो सकती है, चाहे वो IMFL हो या समुद्र आयातित मदिरा जिसे विदेशी मदिरा कहते हैं। इसको सस्ती करने के पीछे 2 वजह बड़ी हैं। पहला, जो आपूर्तिकर्ता हैं उनके रेट्स में अंतर होने के कारण ग्राहकों पर दिक्कत आ रही है, और दूसरा जो पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में जो शराब के चर्चित ब्रांड हैं वो थोड़ा महंगे हैं, तो ये सस्ती हो सकती है, ये एक जानकारी है। दूसरा, जो मौजूदा ठेके हैं यही आगामी नए कोटे के साथ 1 वर्ष के लिए रिनोवेट किए जा सकते हैं, इन्हीं को दोबारा संचालन करने का मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए कितना महत्वपूर्ण ये रहता है, ये देखना होगा। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आज ये खास कैबिनेट की बैठक है, इस दौरान आबकारी नीति पर मोहर लगने की संभावना है और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। निवेश से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और अवस्थापना विकास बोर्ड पर भी फैसला संभव बताया जा रहा है। इसी के साथ इस कैबिनेट बैठक पर अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया पर मिलती रहेगी। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से बड़े फेरबदल की तैयारी। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर, गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर बदले जा सकते हैं। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार 30 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। सुशील कुमार के स्थान पर प्रमोटी IAS की तैनाती की जा सकती है। कुमाऊं के 2 जिलों के DM, कप्तान भी बदले जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल में 2 कप्तान, 1 DM बदले जाएंगे। तो इसी के साथ गढ़वाल कुमाऊं रेंज में भी फेरबदल होना है तय। ये माना जा रहा है कि रामनगर में G20 आयोजन के बाद फेरबदल की तैयारी है।
तो फेरबदल की संभावना बरकरार है और बताया जा रहा है G20 सम्मेलन के बाद ये फेरबदल हो सकता है। और न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव खबर है ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, जहां गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर बदले जा सकते हैं। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार 30 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में उनके स्थान पर प्रमोटी आईएएस की तैनाती की तैयारी की जा रही है। कुमाऊं के 2 जिलों के डीएम कप्तान भी बदले जा सकते हैं। तो ये बड़ा फेरबदल जो है ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिल सकता है, लेकिन संभावना ये बताई जा रही है कि G20 आयोजन के बाद ये फेरबदल होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हमारे साथ। सुदीप, देखिए फेरबदल की तैयारी है, लेकिन G20 आयोजन के बाद क्या कुछ अटकलें मिल रही हैं? जी देखिए, हमारे जानकार ये बताते हैं कि जो G20 का आयोजन पहली बैठक हो रही है साइंस कॉन्फ्रेंस 26, 27, 28 मार्च को रामनगर में। इसके बाद बड़ा फेरबदल नौकरशाही में देखने को मिल सकता है। कुमाऊं मंडल के 2 डीएम और 2 कप्तान बदल सकते हैं। देखिए, जो बागेश्वर के कप्तान हैं वो प्रतिनियुक्ति पर गुजरात जा रहे हैं, उनकी पत्नी वहाँ अफसर हैं, जो हमारी जानकारी है। इसके अलावा जो कमिश्नर गढ़वाल हैं सुशील कुमार, वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। इस पद पर एक सीनियर आईएएस आ सकते हैं जो कि प्रमोटी आईएएस भी हैं, जो हमारी जानकारी है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के ही 2 कप्तानों में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, जो कि उत्तरकाशी और टिहरी जिले के रूप में हो सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि करीब करीब ये तैयारी पूरी है, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के इंतजार का है और ये अनुमोदन संभवतः G20 की बैठक के बाद आएगा, क्योंकि कुमाऊं मंडल के रामनगर में ही G20 बैठक का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए यही फेरबदल किस तरीके से किया जाता है इस पर नजर रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपको तमाम जानकारी के लिए। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनता दरबार, मुख्यमंत्री के निजी आवास पर दरबार लगा है। सीएम धामी ने जनता के समस्याओं को सुना है, अफसरों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं। तो खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनता दरबार, मुख्यमंत्री के निजी आवास पर जनता दरबार लगाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री अफसरों को उन्होंने निर्देश दिया है और वहां पर मौजूद लोगों की समस्या को उन्होंने सुना है और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका सरस मेले का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा की भी शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। बता दें, मुख्यमंत्री टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर में मत्था टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। सीएम ने चंपावत के टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेले का भी उद्घाटन किया। इस मेले में देश भर से 11 राज्यों ने अपने स्थानीय एवं सांस्कृतिक उत्पादों के साथ प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल लगे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का बड़ा असर, कर्णप्रयाग से गैरसेण तक डबल लेन सड़क को मंजूरी, जहां 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सुधांशु ने जानकारी दी है, जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। ये बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इसी के लिए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सुधांशु ने इस बात की जानकारी दी कि जल्द ही इस संबंध में डीपीआर जो है केंद्र को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिन दायित्वधारियों की पहली सूची जारी हो जाएगी। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका मिलने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बहुत जल्द पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि केंद्र द्वारा लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी का नड्डा जी से भेंट हो गई है और नड्डा जी की भेंट के बाद मैं कहता हूँ किसी भी दिन अभी घोषणा हो जाएंगे। मैं मान सकता हूँ उससे पहले भी हो सकता है। परसों 22 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ हो ही रहा है। देहरादून उत्तराखंड सरकार अपने 1 साल का जश्न सरकार और संगठन स्तर पर मनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए बेरोजगार युवाओं और कानून व्यवस्था के मसले पर राज्य सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस जिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
श्वेत पत्र जारी करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस नकारात्मक विषयों को लेकर राजनीति करती है। सरकार के कामकाज का उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जो कि पूर्व हुए होते हैं या शासनादेश हो चुके हैं। वहीं अवैध खनन के मामले पर महेंद्र भट्ट का कहना है कि कैग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो सरकार एक रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है और इस विषय पर भी मुख्यमंत्री जी परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। कार्यकाल तो निराशाजनक है और लोगों का जीवन दुभर किया है इन्होंने, और हम भी 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम हर जिला मुख्यालय में उस दिन प्रेस का आयोजन करवा रहे हैं और जिसमें हम श्वेत पत्र जारी करेंगे सरकार के खिलाफ। एक रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि आखिर वो अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन, वो सफ़ेद पोस्ट नेता कौन जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय करा, भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, गोपन के अधिकारियों का पकड़ा जाना है, जेई और ए की जो एग्जाम था उसका कैंसिल होना, इस पर भी हम पूछेंगे। कैग की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खनन में जो है बड़ा घपला हुआ है, एम्बुलेंस और जो जिसमें शव ले जाया जाता वो वाहन, दुपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि में खनन की सामग्री गई है। तो कैग की रिपोर्ट ने जहां एक बार खनन में आरोप लगाया, दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट ने समाज कल्याण में गंभीर आरोप लगाएंगे। 7,000 करोड़ के आसपास की धनराशि खुर्द-पुर्द की गई है। कार्यकाल अपोजिशन जब मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों की चर्चा करता है, उस पर की गई कार्रवाई की चर्चा नहीं करता है। और मैं आज कह सकता हूँ कि जो भी विकास के संबंधित जो कार्य हैं, बजट के अंदर जो जिस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उसके आधार मैं कह सकता हूँ कि ये विषय 23 तारीख को सरकार का वर्ष पूरा हो रहा है, हमने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर सरकार की जो विकास पुस्तिका उसका हम विमोचन करेंगे। और विकास पुस्तिका वो चीज़ें छपी होती हैं जिसका शासनादेश होता है, जो सरकारी घोषणा में चीज़ें तय होती हैं। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न करना, कांग्रेस जब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब विषय नहीं बचते हैं तो नकारात्मक विषय रखना है, उनका एक नेचर बन गया है। कैग जहाँ भी इस प्रकार विषय आते हैं तो सदन चलता है, सदन में मामले उठाने चाहिए। इसका माने सीधा सीधा का अपोजिशन भी अपने जो उनका उत्तरदायित्व उसमें फेल हुई है, और जब भी कैग की रिपोर्ट है सरकार उस पर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होती है। अब मैं कह सकता हूं कि कैग की रिपोर्ट के बाद जो विषय निकल कर आए हैं उन पर कार्रवाई। देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जॉलीग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल किए हैं कि बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर आदि गुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें दिक्कत क्या है। 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब भाजपा के लोग कम से कम गनीमत है, उन्होंने गौतम अडानी जी के नाम पर इस हवाई अड्डे को रखने की बात नहीं कही और अटल जी का नाम लिया है। लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र जी हों या पोखरियाल जी हों, उनको ये तो बताना चाहिए कि हरीश रावत जी के प्रस्ताव से उनको क्या दिक्कत है। आखिर आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम क्यों नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की जेलों में चल रहे सालों पुराने कानून की जगह जल्द नई जेल नियमावली लागू होने की उम्मीद है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। साल 2016 में देश भर की जेलों में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए मॉडल जेल मैनुअल बनाया गया था और इसी आधार पर राज्यों को भी अपने स्तर पर मैनुअल बनाने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में भी साल 2019 में इसकी तैयारी शुरू की गई, लेकिन 4 साल बाद भी नई जेल नियमावली तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है। ओवरक्राउडिंग हमारी जेल्स की है, डेफिनेटली हमारी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है और ज़्यादा प्रिजनर्स और इनमेट्स हमारे पास हैं। इसको देखते हुए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जेलों को बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज़ किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ इन प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है। उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था।
आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं। रुद्रपुर नगर निगम की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई। इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने 1.5 माह पूर्व हुए 45 टेंडरों में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए निरस्त करने की मांग की। इस मामले पर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान हंगामे के बीच 32 प्रस्तावों को पास कराया गया। रुद्रपुर नगर निगम हॉल में बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बोर्ड बैठक शुरू होते ही मेयर रामपाल द्वारा 2 दिन पूर्व राम मनोहर लोहिया और समोसा बाजार के व्यापारियों को राहत देते पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद नगर निगम की आय व्यय पर चर्चा की गई। इसके अलावा कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है और इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। इस बीच में ही कांग्रेसी पार्षदों ने 1.5 माह पूर्व हुए टेंडर में पूल घोटाले का आरोप लगाते हुए बैठक में हंगामा शुरू कर दिया है। आज गंभीर मुद्दे थे, व्यापारियों का मुद्दा भी था, तो हम लोग लगे हुए थे उसमें। इसी बीच ये कांग्रेसी पार्षदों को कहीं से पता लगा कि आज मेयर इनकी पोल खोलने वाला है। उसके वजह से इन्होंने ये हंगामा किया और बात नहीं रखने दी। बोर्ड में सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। हमारे सारे ये 6 पार्षद थे आगे केवल पूरे बोर्ड में, जिन्होंने आगे हंगामा किया है बैठ के। बाकी कोई पार्षद इनके साथ शामिल नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं जिस बात को लेके इन्होंने किया है कि 45 टेंडरों को लेके जो आज इन्होंने बताया, 45 टेंडर ना तो मेरी टेबल तक अभी पहुंचे हैं, ना एमएनए साहब की टेबल पर। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि नगर क्षेत्र के बनियाड़ी वार्ड के देवनगर में एक 9 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी दादा दादी के साथ बनियाड़ी में किसी सत्संग सभा में शामिल होने के बाद दुकान से सामान लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान अगस्त्य मुनि की ओर से हाई स्पीड में आ रही अपाचे बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों की तहरीर पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अगस्त्य मुनि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे इस अपाचे बाइक वाले ने इस बच्चे को टक्कर मारी है और इस वजह से इस मासूम की मौत हो गई है। अपने दादा दादी के साथ ये सामान लेने आया था और सामान लेने के बाद वो सड़क पार कर रहा था। इस दौरान वो बच्चा हादसे का शिकार हो गया और फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है चालक के खिलाफ। आगे की कार्रवाई जारी है। और देहरादून से आज की बड़ी खबर, जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हुई है। नशा मुक्ति केंद्र में युवक को टॉर्चर किया गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हुई है। नशा मुक्ति केंद्र में युवक को टॉर्चर किया गया, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और नशा मुक्ति केंद्र के संचालक से फिलहाल इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की क्या सत्यता है, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो राजधानी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ज्वालापुर में रहता था, तो थोड़ा नशे का आदी हो गया। इसके लिए हमने उसको यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया था। आज तकरीबन 8 या 9 दिन हो गए इसको। परसों तक भी नशा मुक्ति केंद्र वालों ने हमें वीडियो सेंड किए कि आपका भाई है, ये अच्छा मतलब मूवमेंट कर रहा है, सब खा पी रहा है बढ़िया, और योगा भी कर रहा है और जो हमारी क्लासेस को ज्वाइन भी कर रहा है। तो हमने चलो ठीक है, अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो कल आज सुबह इनका फ़ोन आया हमारे पास कि आपके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप आ जाए, इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और यहाँ पे आके देखा तो हमारा भाई मरा हुआ पड़ा था। मेरा भाई था। अल्मोड़ा में गुलदार का खौफ लगातार बढ़ रहा है। जंगल छोड़कर गुलदार रिहायशी इलाकों में मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं। मामला बीती रात का है। अल्मोड़ा शहर के चीना खान मोहल्ले में मूवमेंट करते 2 गुलदार एक साथ सीसीटीवी में कैद हो गए। गुलदार के मूवमेंट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। 2 गुलदारों के एक साथ शहर में दिखने से लोग खौफजदा हैं। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी वन विभाग के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो एक साथ 2 गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है, दहशत का माहौल है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।